हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री मेंटोरशिप चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कहा सर, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कीजिए जिसके आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आज आपको बिल्कुल यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अगर इस सीरीज को आपने फॉलो किया तो बिलीव कीजिए, कई बार आपको एग्जाम में ऐसा फ्लेवर आएगा, ऐसा लगेगा कि लगता है हम तो क्लास में ही बैठे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है सीधे सीधे लैंग्वेज से पिक कर जाए। अगर नहीं करेगा तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपको यहीं से मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इंडिया के बारे में आज हम बेसिक जानेंगे। बेसिक, और देखिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिफरेंस क्या होता है ये जान लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं कहानी पे आधारित होती है। यानी इसमें कॉन्सेप्ट कम होते हैं और कहानियां ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज एग्जाम के बारे में कही जाती है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यानी जितना आप इसको रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट देखते हैं। अक्सर आप सुनते हो भारत को हम कहां बोलते हैं, साउथ एशिया में। इंडिया कहां पे है, साउथ एशिया में, क्योंकि एशिया के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें। एक चीज और काम की आपके एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जाता है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर 6 हमसे बड़े कौन से देश हैं। उस पर भी तो क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो चलिए हम पहले उसको देखते हैं कि भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं। ये मैप है, इसको आप देख लीजिएगा। और बहुत से बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आपको मेमोराइज रहे। ठीक है, पहले नंबर पे आता है रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन आता है, चाइना। अब बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट जाएगा, सर हमने तो यूएसए पढ़ा था, ये चाइना कहां से आ गया। एक्चुअली आप डेटा के मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं, वो अपडेट आपने नहीं किया है। क्योंकि जब से चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया है तब से उसकी पोजीशन थर्ड हो गई है और यूएस चला गया है फोर्थ नंबर पे। ये ध्यान रखेंगे। जैसे में आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपने बचपन से अपनी एनसीईआरटी या पुरानी लूसेंट की बुकों में पढ़ा होगा कि वो गोल्ड में साउथ अफ्रीका नंबर 1, डायमंड में साउथ अफ्रीका नंबर 1। क्या आप जानते हैं इस समय करंट डेटा के अकॉर्डिंग डायमंड प्रोडक्शन यानी हीरे के उत्पादन में रशिया नंबर 1 हो गया है, और गोल्ड यानी सोने के उत्पादन में चीन नंबर 1 हो गया है। तो डेटा ऐसी चीज है जो समय के साथ अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ का कौन है, ब्राजील है। और 6 नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और 7 में कौन सा है, अपना इंडिया है। ठीक है, ये 7 ऑर्डर है, आपको बताना चाहिए। लेकिन ये तो हो गए आपके एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल के आधार पे। लेकिन अगर इसी को एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और आपसे ये पूछे कि भाई पॉपुलेशन वाइज कौन है, तो ध्यान रखिए ये पॉपुलेशन वाइज अभी इसी साल अप्रैल मंथ में एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स। उस रिपोर्ट में अब इंडिया हमारा पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है। इसलिए मैंने देखिए यहां पे कलर चेंज कर दिया आप लोग के लिए। पॉपुलेशन वाला रेड कलर से है, पॉपुलेशन वाला रेड कलर से है, और एरिया वाला है ब्लू कलर से। अब सेकंड नंबर पे हो गया है हमारा चाइना। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन हो गया है, यूएस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे एक छोटा सा यहां पे कंट्री मिलेगा आपको, इंडोनेशिया। ठीक है, फोर्थ नंबर कौन सा मिलेगा, इंडोनेशिया। ठीक है, और फिफ्थ पे आ जाएगा ब्राजील। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, सर यहां पर ब्राजील पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों में फिफ्थ नंबर पे है, और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यूपी पीएससी से पूछा गया था। समझ गए, ये चीजें आपको यहां देखनी है कि जो नया है उसको भी साथ में लेकर चलना है,
जो स्टैटिक्स है वो भी लेके चलना है। अब चलते हैं हम लोग पीछे बच्चों, हम देखते हैं आगे। ये देखो एरिया, ये डेटा वाले क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में, लेकिन ये याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जैसे बीपीएससी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में वो 2-3 स्टेटमेंट देते हैं, हो सकता है उनमें से यही स्टेटमेंट दे दे आपको, तो एक फिगर के रूप में आपको याद भी होना चाहिए। अब देखते हैं इंडिया। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है और ईस्ट वेस्ट, इसके लिए आप ये फिगर देख सकते हैं। मैं अगले पेज में फिगर लेके आया हूं आप लोग के लिए। देखिए यहां साफ साफ लिखा है 3214 किलोमीटर, यानी भारत का उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। लेकिन अगर यहां पर एक चीज पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो देखो अगर मुख्य भूमि से पूछेंगे, मुख्य भूमि क्यों, मुख्य भूमि का जब मैं बात करूंगा यानी मेन लैंड की बात करूंगा, तब मैं बात करूंगा कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ में कौन सा आता है, इंद्राकोल, और इंद्राकोल कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। लेकिन अगर साउथ में हम बोले आइलैंड में कौन सा है, आइलैंड में तो अंडमान निकोबार है। निकोबार का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और पाल्सन पॉइंट भी बोलते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं। अब ये हो गया नॉर्थ वाला भी हो गया, साउथ वाला भी हो गया। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबुथु। ठीक है, और वही पश्चिमी पॉइंट क्या है, गौहर मोता या गौहर मोती, कई जगह बोलते हैं इसको, ये पड़ता है गुजरात में। ये आपका हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, आप लोग को आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखेंगे इंडिया का पूर्व पश्चिम कितना एक्सटेंशन है, यह है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, एरिया वाइज यहां पे दे रखा है आप लोग का 32,87,000। ये आप लोग डेटा देख लीजिएगा। यहां पर इस फिगर देखिएगा, मेरे क्लास में फिगर आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखा है 82.5। 82.5 क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब हम आगे कभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, तब उसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्लोब। ग्लोब में आपको 2 टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे, एक मिलेगा जीएमटी, एक मिलेगा आईएसटी। आईएसटी मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, जो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो अब एनसीईआरटी में यही दे रखा है। लेकिन पुरानी अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्रयागराज का एक एरिया पड़ता है नैनी, वहां से गुजरती है ये। ठीक है, वही जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन से जाता है। ठीक है, इसकी बात हम उस क्लास में करेंगे। रेफरेंस लेना जरूरी इसलिए था ताकि आपको पता रहे आईएसटी का मतलब क्या होता है। ये होता कितना है, ये 82.5 ईस्ट होता है। आगे चलते हम लोग, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 8 राज्यों से जाती है। इसकी मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप लोग को यहां तक समझ में आ गया हो तो सभी लोग एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे। ये हमारा पहले हो चुका बच्चों। अब देखिए ये चीज बहुत ही हाईली कॉन्सेप्चुअल है, बहुत से बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक होती है टेरिटोरियल बाउंड्री, एक होती है कॉन्डेंजियस जोन, एक होता है ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सारा खेल यहीं पर है। देखो जैसे मान लो कोई कंट्री है, एक लाइन ऐसे ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने। अब यहां पे मान लो पानी है, यहां पे पानी है, लेकिन किसी भी कंट्री की जो कोस्टल लाइन काउंट होती है वो यहां से होती है, ये बाहर से होती है काउंट। ये देखिए जैसे ये बाहर खींच रहा हूं, ये कोने वाले बिंदु मिला के होंगे, यानी आप देखो कोने वाले के अंदर भी थोड़ा एरिया रह गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये जो अंदर वाला एरिया है
इसे बोलेंगे इंटरनल वाटर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों आंतरिक जल। इंटरनल वाटर। अब यहां क्लियर हो गया। यानी ये जो पानी वाली रेखा जो मिला रही इस लाइन को, यहां से हमारा स्टार्ट होगा कॉन्टेंजियस जोन। ये कितना होता है? ये हमारी ईस्ट कोस्ट लाइन से, अब देखो मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूं, मैं इस कोस्ट लाइन से जो ये वाला एरिया होगा, ये होगा 12 नॉटिकल मील का। और 12 नॉटिकल मील के एरिया को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल जोन। ठीक है, टेरिटोरियल जोन। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल राइट मिलता है। पॉलिटिकल राइट क्या होता है? कोई भी अदर कंट्री का जो जहाज होगा, कोई भी होगा, भारत सरकार की बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, आगे होता है आप लोग का 24 नॉटिकल मील। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेंजियस जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्टेंजियस। कॉन्टेंजियस जोन ये क्या होता है? ये ऐसा एरिया होता है जहां पे उस कंट्री को पॉलिटिकल राइट तो नहीं होते हैं, लेकिन टैक्स वसूलने के राइट होते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी, बाहर से कोई देश का माल आ रहा है तो इस एरिया में हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, तो ये राइट मिलता है। अगला होता है इसके बाहर का एरिया। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए हमारी वीडियो में हल्का सा पॉज आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से आपका रुका था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड लाइन है, कोस्टल लाइन से लेकर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, जो जहां से जैसे कोई बाउंड्री है, जिगजैग लाइन है, इसके जो अंदर का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। इसके बाद जब हम बाहर जाते हैं, यानी इस डॉट लाइन से जहां पे मिल रही है, ये जो होता है पानी वाला एरिया 12 नॉटिकल मील का, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री या राजनीतिक क्षेत्राधिकारी बोलते हैं सिंपल भाषा में। यहां पर किसी भी कंट्री के पास ये पावर होती है कि दूसरा देश बिना उसके परमिशन के नहीं आ सकता, यानी उनको यहां पर पॉलिटिकल राइट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नॉटिकल मील का एरिया, इसे बोलते हैं कॉन्टेंजियस जोन या अभ्यंतर क्षेत्र भी इसको हिंदी में बोलते हैं। यहां पर किसी कंट्री को पॉलिटिकल राइट तो नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिकल टैक्स का राइट होता है। जैसे किसी अदर कंट्री से, किसी और देश से अगर कोई माल आ रहा है तो उस पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाने का उसको राइट होता है। आगे चलते हैं, 200 नॉटिकल मील के एरिया को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहां पर समुद्र के अंदर जितने रिसोर्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करने का पूरा राइट उस कंट्री का होता है। और भारत इस मामले में बहुत लकी है, और वैसे भी इंडियन लकी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्यों? हमारे पास अंडमान निकोबार जैसे और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड है। क्योंकि सर इसका हमें क्या फायदा मिलता है? दुआ कीजिए 2-4 आइलैंड ऐसे और निकल जाएं, क्योंकि जिस कंट्री का जहां तक, फॉर एग्जांपल यहां पे लक्षद्वीप है, अगर यहां पे कोई आइलैंड होता है तो यहां से इंडिया की बाउंड्री काउंट की जाएगी, यानी इंडिया को इतना एक्स्ट्रा एरिया क्या मिल गया? दिवाली का बोनस मिल गया, समझिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए इंडिया के पास और कंट्रियों की तुलना में ज्यादा ईईजेड है, यानी हम ज्यादा समुद्र के संसाधनों का अपने सोशल वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब यह आएगा 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं ओपन सी। यहां पे किसी भी कंट्री के जहाज को आने जाने की परमिशन है, कोई इसमें रोक टोक नहीं होती है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग यहां पे मैंने कहा था, ये देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसको सिंपल में हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जो लेटी हुई है वो है लैटिट्यूड। ये देखो लेटी हुई है, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लंबी है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट और लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या होता है देशांतर, ठीक है। यहां पर मैंने गोला कर रखा, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। ये हो गया लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया देशांतर या लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखते हैं, यहां लिखा है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब होता है जहां से आप समुद्र को देख सकते हैं। तो आप बताइए क्या दिल्ली से समुद्र देख पाओगे? बिल्कुल नहीं, दूरबीन से भी नहीं देख पाओगे, यानी दिल्ली में कोई भी कोस्टल लाइन नहीं है। अब कोस्टल लाइन ये होता है जहां से आपको समुद्र दिखाई पड़ रहा है। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती है? इस पर कई बार मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं डिटेल से, क्योंकि जहां पे हम हैं वहीं की बात करेंगे, इससे हमारी खिचड़ी पड़ जाएगी, आपको ना दाल मिलेगी ना मुझे चावल मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज जैसे चल रहे हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? कंचनजंगा। आपको सबने तो केटू पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, लेकिन आपके किताब वाले ने अपडेट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? क्योंकि जो केटू है वो एक्चुअल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलओसी। इसकी हम बात आगे करेंगे। आज आपको इस क्लास में बने रहिएगा, बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेगी। शायद आप इनमें से बहुत सी बातें पहली बार जान रहे हो, जैसे यही चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। केटू, आपने बहुत बार केटू सुना है, हम इसे केटू क्यों बोलते हैं बताइए? ध्यान रखिए, जब भी कभी पूछेगा हिमालय की भारत के अंदर सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तब लगाएंगे कंचनजंगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब आप करेंगे कंचनजंगा। और जब भारत की सबसे ऊंची पूछेगा, क्योंकि जो केटू है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो आती है, क्योंकि पीओके किसका है? इंडिया का ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो आता है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो कभी भी इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो आप लोग केटू लगाइएगा। अगर वो ये पूछेगा कि इंडिया में हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची है, तब आप करेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। और केटू कहां पर है? आपका पड़ता है पीओके कश्मीर में। लेकिन ये केटू का मतलब क्या होता है? तो केटू मतलब से के कहां से लिया गया है? के लिया गया है काराकोरम से, और टू मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यानी हिमालय के बाद दुनिया की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसके आगे केटू, ठीक है। जबकि इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसमें कहीं से भी के नहीं आया है। ये के कहां से लिया गया है? के लिया गया काराकोरम से, और काराकोरम किसकी हाईएस्ट पीक है? यह है ट्रांस हिमालय की, ना कि हिमालय की। अब ये बात आपको कब समझ में आएगी? जब हम पढ़ेंगे हिमालय का फॉर्मेशन। उतना हम नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी। तो ध्यान रखेंगे, जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, ना कि हिमालय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए केटू किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। आई थिंक ये चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी कि कभी भी अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो केटू लगाइएगा, अगर हिमालय की इंडिया में हाईएस्ट पीक पूछेगा तब लगाएंगे आप लोग कंचनजंगा। चलते हैं आगे बच्चों। गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी है। आप कहें सर इंडस भी तो हमने पढ़ी है, सिंधु भी, और ब्रह्मपुत्रा पढ़ी है। एक्चुअल में पढ़ी तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो इंडिया से होकर गुजरती हैं। इंडिया में उनकी लेंथ बहुत लंबी नहीं है। और दूसरा पॉइंट, उनका ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होता है। वो कहां से निकलती हैं? तिब्बत से निकलती हैं। लेकिन गंगा का ओरिजिनेट कहां पर होता है? इंडिया के अंदर होता है। इसलिए गंगा इंडिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी कहलाएंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बूलर लेक। बूलर इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसी पे एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं, जो बच्चे बाद में इस क्लास को देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर भारत में इस समय
28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे कंट्रोल करती है, लाइक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हो सकते हैं। आगे चलते हम लोग। देखो ये मैप बड़े काम का है। इसकी वजह क्या, इस मैप से कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। कभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सीधे मैप पे क्लास, और मैप को कैसे रीड करते हैं वो समझ में आएगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 राज्यों के नाम देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से बाउंड्री नहीं लगाता है। क्योंकि आप जहां तक सोच नहीं पाते हो, एग्जामिनर वहां तक जाकर क्वेश्चन बना रहा है। जैसे मैं 4 राज्यों के नाम पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पूछूं इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों से बाउंड्री बनाता है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा मध्य प्रदेश, और जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़, जो आप शायद सोच भी नहीं पाए होंगे। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होंगे जो हम करेंगे। जैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा पर अभी तक हमने लूसेंट से बाहर हम निकल नहीं पाए हैं, लेकिन एग्जामिनर उससे बहुत आगे जा चुका है। कैसे, चलिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ये तो आपको रटा होगा, मुझे पता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे एक मैं फिगर भी लेके आया हूं आप लोग के लिए। ये देखिए, ये है आप लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा। ये आपने कई बार पढ़ा होगा बचपन में एमबीए, ठीक है, सॉरी बचपन में एमबीए, ये मित्र गमछा झाड़ के, ठीक है। तो ये आपको रट्टा होगा। क्या आपको लगता है एग्जामिनर 2023 और 24 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है? तो आप सोच से बहुत पीछे हैं। कुछ नया करिए, कुछ अपडेटेड रहिए। जैसे अगर मैं पूछूं जिन राज्यों से कर्क रेखा जाती है, उन राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या यह क्वेश्चन आपने कभी सोचा है? और यह भी किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, यह आपको सोचना पड़ेगा। सोचिए, आप यूपी जाएंगे, यूपी आंसर नहीं होगा क्योंकि यूपी से कर्क रेखा नहीं जाती है। महाराष्ट्र भी नहीं होगा क्योंकि वहां से भी नहीं जाती है। तो आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। आपको ये सोचना पड़ेगा। कर्क रेखा किस राज्य में सबसे लंबा डिस्टेंस तय करती है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम किसमें? राजस्थान में। कौन सी कर्क रेखा जो 8 राज्यों से जाती है, उनमें से सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल। और सदर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है? आप देख रहे हैं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, उसी लाइन पे जिस पे आप खड़े हैं उस पे मैं खड़ा हूं। बस मेरे सोचने का नजरिया थोड़ा सा आपसे बेटर है, और इसी चीज को आपको करना है अगर एग्जाम क्रैक करना है करंट सिनेरियो के अंदर। तो चलते हैं आगे हम लोग। तो ये समझ गए, ये होगी कर्क रेखा। ये 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें कुछ नया नहीं, नया वो है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता भी होगा, ठीक है। लेकिन हमें उससे आगे चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। एक मिनट वापस चलते हैं उसी पेज पे जहां पे हम लोग थे। हाँ, यहां पे थे हम लोग, ठीक है। तो इस पे हम अलग से काम करेंगे। मैंने आपको इस क्लास में इतना बता दिया कि हम किस सोच को लेकर इस क्लास चलने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो जरूर से अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी क्लास के लिए बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि उनको YouTube पे ऐसी क्वालिटेटिव क्लास नहीं मिल पाती है। तो क्वालिटी स्टार यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप लोग इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। वही मुंबई को क्या बोलते हैं हम लोग? कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बच्चों ने रट रखा है, लेकिन पूछूं ऐसा क्यों? यहाँ पे नोट छपते हैं? ऐसा नहीं है। क्या वजह है? क्या वहां की मिट्टी में सोना निकलता है? नहीं, क्योंकि वहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। बहुत सिंपल साइन, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलते हैं आगे बच्चों हम लोग। देखिए, ये दे रखा है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, BCPNMBA। इसको हम लोग पढ़ते थे बचपन में, एमबीए। बहुत सिंपल है, ठीक है। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल,
M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली बाउंड्रियों के नाम है। ठीक है, जिनमें बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री सबसे लंबी लगती है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। आपको सारे याद नहीं होंगे और याद करने की जरूरत भी नहीं है, इतनी उम्मीद ना एग्जामिनर आपसे कर रहा है ना मैं कर रहा हूं, लेकिन इतना हम जरूर मान रहे हैं कि शुरू के टॉप 3 तो याद होंगे आप लोग को। बीसीपी याद कर लीजिए, ठीक है, एसीपी के नाम पे, ये आपकी कंट्री के नाम देखें, ये आपकी बाउंड्री, यहां पे किलोमीटर के साथ दे रखी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको डेटा, वैसे डेटाबेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, बेफिक्र रहिए, लेकिन ऑर्डर बेस तो आते हैं ना, तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा सेकंड पे है। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान के साथ हमारी इस समय डायरेक्ट कोई बाउंड्री नहीं लगती है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे देखा होगा, यहां देखिए, यहां पे बाउंड्री पीओके के साथ लगती है, इसे बोलते हैं हम लोग ड्यूरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, और ये कहां जाता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ये मैं स्पेशल मैप आप लोग लेके आया हूं, देखो यहां पे, जैसे जो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है उसे बोलते हैं LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। वही चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है अक्साई चीन में, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये बहुत छोटा डिफरेंस है और आप लोग आज इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी और चाइना के साथ बाउंड्री का नाम क्या है? मैकमोहन, रट मारा होगा आपने। चलिए एक चीज नया अपडेट करते हैं, आप में से जो बच्चा बताएगा उसका हम पिन कमेंट में नाम ऐड करेंगे कि भारत की चाइना के साथ जम्मू कश्मीर में जो बाउंड्री लगती है उसका नाम क्या है, क्योंकि जो आप मैकमोहन बताओगे वो लाइन है अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, नहीं पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए यहां पे हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूं आप लोग को, ये देखिए, इसे बोलते हैं जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड। यहां देखिए, ये लिखा है, देखो जॉनसन लाइन, ठीक है, ये लिखा है मैकडोनल्ड। ये शायद ही कुछ बच्चों को पता होगा, क्योंकि एग्जामिनर, क्योंकि हमें जिस एग्जाम के लिए जाना है ये मान के चलना है आपकी इंटेलेक्चुअलिटी लेवल काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहां पर जो जम्मू कश्मीर में भारत और चाइना की बाउंड्री लगती है उसे बोलते हैं हम लोग मैकडोनल्ड लाइन या जॉनसन लाइन, और यहीं से जाती है शियोक रिवर। ठीक है, और यहीं से खींची गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है एक्चुअल में? वो जॉनसन लाइन है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली बहुत से बच्चे इस क्लास के बाद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यहां तक हम लोग कर चुके थे, ये डेटा मत याद कीजिए, डेटा नहीं आएगा। ठीक है, पाकिस्तान, देखो मैंने एक चीज कर दी है कि जौन से राज्य जिस हमारे पड़ोसी देश के साथ बाउंड्री लगाते हैं उनके नाम दे दिए हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? ये है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो आपको 4 राज्यों के नाम देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। हो सकता है इसी ऑप्शन के बीच में आपको हरियाणा डाल दे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जब चाइना मैंने समझा दिया आपको अभी, ये देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे एक मैं मैप अलग से लेके आया हूं आप लोग के लिए, बहुत नया मैप है। हाँ ये देखो, ये एरिया देख रहे हो यहां पे, ये एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। ठीक है, जिसको 1963 में चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया। कहते ना कि हमारी चीज किसी थर्ड पार्टी ने दूसरे को गिफ्ट दे दी, बताइए। तो यहीं पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसका भारत ने अपोज भी किया है, क्योंकि भारत कह रहा है कि हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री में आप बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये एरिया है वो, ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसे हम पीओके बोलते हैं। ठीक है,
ये एरिया दिखाई पड़ रहा होगा अक्साई चीन, जिसको 1962 वॉर में चाइना ने एक्वायर कर लिया था। यहां पे आपको देखो मिलेगा डेमचोक, जहां पे लड़ाई भी हुई है, ठीक है। आप देखेंगे ये नुम्ब्रा वैली है, ये दिखाई पड़ा होगा एनजे पॉइंट, ठीक है। ये काराकोरम पास के पास पड़ता है, यहीं पर 1985-86 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जिस लेवल पे पढ़ना है, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, वो यही डिमांड करती है। लूसेंट से बाहर निकलिए अगर अच्छा पढ़ना है तो। और एग्जाम, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है एग्जाम मोटिवेशन। तो ये क्लासें आपको एग्जाम मोटिवेशन के लिए सेल्फ मोटिवेट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इस क्लास में आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आचार्य राम प्रसाद शुक्ला ने क्या बोला है, भय के साथ उत्साह पैदा होता है। तो भय होना भी जीवन में बहुत जरूरी है सफलता के लिए, तभी आप अच्छे से बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये मैप में स्पेशल आप लोग लेके आया हूं, ढूंढ ढूंढ के लाया हूं मैप पे। ये मैप आपको नॉर्मल बुक किताबों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पे साफ साफ आपको दिखाया पड़ा है। देखो लिखा साफ साफ डिस्प्यूटेड एरिया, देख रहे हो ये सब। यहां पे मैप में छोटे वहां बड़े बड़े एरिया, ठीक है। देखो ये है, यहां पे ये साफ दिखाई पड़, देखो देखो बिल्कुल चाइना ने देखो क्लेम की, देखो ये देखो आ गया, ये सारी चीज रखा हूं मैं। देखो मैकमोहन लाइन दिखाई पड़ी यहां पे, देखो ये अरुणाचल वाली लाइन को मैकमोहन बोलते हैं हम केवल, जबकि हम पूरी चाइना लाइन को बता देते हैं। ये गलत है, एग्जाम में से दिक्कत पड़ेगी आप लोग को। भूटान के साथ देखो हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, फ्रेंडली कंट्री है, तो इस पे साथ ऐसा कुछ नहीं है। देखो भूटान के साथ हमारे कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं ये पता होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है। ये स्टेट आपको याद होने चाहिए जरूर से। ये मैं बता दिया आप लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। इसमें बस जिस तरह बता रहा हूं उसी तरह चलेंगे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में जाती है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे कि नेपाल और भारत के पास के बीच डिस्प्यूटेड पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को। ये कौन सा है, लिपू लेक है आप लोग का, ठीक है, काला पानी है, ठीक है, लिम्पियाधुरा है। आगे चलते हैं म्यांमार। देखो म्यांमार साथ भारत के 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। ये कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, जो अभी इस समय लगभग डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस समय पता ही होगा आपको, वहां पे एथनिक राइट चल रहे हैं। और ये था, ये मणिपुर की ट्राइब्स कौन सी जिनके बीच लड़ाई चल रही है। देखो यही होता है, अपने आंख और कान हर जगह खुले रखिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो। इसकी वजह क्या, एग्जामिनर कहां से क्या पूछ ले वो कुछ नहीं जानते, ठीक है। ध्यान रखिए वहां पे 2 ट्राइब से, कुकी चीन और एक है मैतेई। मैतेई वहां पे मेजोरिटी में है और कुकी चीन वहां पे माइनॉरिटी में है, ठीक है। जो वहां का पहाड़ी हिल एरिया है वहां पे कुकी ट्राइब्स रहते हैं, और जो मैदानी एरिया है वहां पे मैतेई रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश हमारा इस समय फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि इसको बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन बीच में एक सरकार आई थी बेगम खालिदा जिया की, जो इंडिया के अगेंस्ट रहती थी। लेकिन जब से ये शेख हसीना जी बनी है प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, तब से हमारे संबंध अच्छे हैं। इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, क्योंकि इनकी जो पूरी एजुकेशन वो इंडिया में हुई है। जब इनके फादर की, मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, तब भारत सरकार ने इनको असाइलम दिया था। ये इंडिया में रह के पड़ी थी पूरी सुरक्षा के साथ, तो डेफिनेटली वो टिल्टेड रहेंगे इंडिया के साथ। तो ये अच्छा है हमारे लिए, और इस गोल्डन पीरियड का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें आएगा वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका, मिजोरम आ जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है। ये डेटा वगैरह मत याद कीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कीजिए। देखिए 4 राज्य कौन से, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। अब देखो चीज समझाई थी मैंने आपको, एलओसी क्या होता है,
देखो यहां पे मैप से बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल उसे बोलते हैं एलओसी, जो पाक ऑक्यूपाइड और इंडिया को अलग करता है, और जो अक्साई चीन को भारत से अलग करता है वो होता है एलएसी। ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। जो एलओसी है वो 1972 में हुई थी। क्यों? जब बांग्लादेश वॉर हुआ था उसके बाद हमने चाहे वो पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसमें किया गया था ये, ठीक है। अब देखो यहां पे आ गया एलएसी जो समझाया था मैंने आपको, ठीक है। ये 1993 में स्टेब्लिश किया गया था। अब देखो ये है इंडिया के वो राज्य जो समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां पर एक चीज है, आजकल एग्जामिनर एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऐसे करता है स्टेट ऑब्लिक यूटी, यानी वो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर केवल राज्यों की बात करेगा तो गुजरात की कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका, देख लीजिए आप आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर वो ऐसा करके देगा राज्य ऑब्लिक यूटी, तब आप सीधे करेंगे अंडमान निकोबार। क्यों? अंडमान निकोबार की जो कोस्टल बाउंड्री वो गुजरात से भी ज्यादा है। तो हमेशा आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं। तो अपनी भावनाओं को एग्जाम वाले दिन घर पे छोड़ के जाइएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं, और इसके थ्रू भी आपको क्लियर है, पूरी चार्ट बना हुआ है। ये हिंदी में भी है, आप जिस भाषा में है आप उसको ले सकते हैं, और ये मैप के थ्रू है। देख रहे हैं यहाँ पे भी ये डेटा दे रखा है आप लोग के लिए, ठीक है। ये चलिए, ठीक है विजय। गुजरात, ये ट्रिक है, मैं कहूंगा जिस एग्जाम में जा रहे हैं ट्रिक के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि एक ट्रिक याद करेंगे तो उसको याद करने की 4 ट्रिक और याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। इसमें देखिए भारत के जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा यहां पे पौंडीचेरी। पौंडीचेरी क्या है एक्चुअल में? इसको विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर बोलते हैं, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी थी ये। जब भारत आजाद हुआ तो फ्रांस ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को इसको वापस कर दिया। ये इसके 3 जिले बड़े फेमस हैं, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। जैसे ये लिखा है यनम, यनम है पौंडीचेरी का, लेकिन है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कराईकल है पौंडीचेरी का, कहां पर है? तमिलनाडु में। माहे है पौंडीचेरी का, कहां पे है? केरला में। आपको ये मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, या नॉट करेक्टली के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डेट वगैरह मत देखिएगा, बस इतना पता होना चाहिए ये किसकी कॉलोनी था। ये मैप है, इसको मैं अलग समझाऊंगा आप लोग को, क्योंकि ये अलग से टाइम लेगा आप लोग के लिए। ये देखिए ये आपका आ गया, देखो ये हिंदी में दे रखा है उसका, सॉरी। हाँ, दादरा नागरा हवेली, देखो इसको भारत सरकार ने दादरा नागरा हवेली और दमन द्वीप को कंबाइन करके एक कर दिया है, ठीक है। अब ये अलग से नहीं, ये किसकी कॉलोनी थी? ये पुर्तगाल की। ये पता होना चाहिए, कई बार कहते हैं ना तैराक लोग ही डूबते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमें तो ये आता है। कई बार बेसिक हमसे मिस्टेक होते हैं। तो किसकी कॉलोनी थी? ये पुर्तगालियों की। और ये केबीसी में 5 करोड़ का क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए। तो सबसे पहले यही आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो बच्चों होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास दिस। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार और नए टॉपिक के साथ यूपीएससी और स्टेट पीसी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।